आज की क्लास में हम अम्ल क्षार लवण पर बात करेंगे, एसिड बेस साल्ट पर बात करेंगे, अम्ल और क्षार पर, लवण पर बात करेंगे। लवण क्या है? अम्ल क्षार और दोनों के सहयोग से मिलकर बनेगा एसिड और बेस। जब हमने पदार्थ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पदार्थ ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें कोई द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। फिर धीरे धीरे चीजों को अलग अलग परिभाषित किया गया। कुछ पदार्थों को यौगिक कहा गया, कुछ पदार्थों को मिश्रण की कैटेगरी में रखा गया, कुछ पदार्थों को अणु कहा गया, कुछ पदार्थों को परमाणु, तत्व, यौगिक। इसी प्रकार से कुछ पदार्थों को लोगों ने चखा, स्वाद के हिसाब से विभाजित किया और अपनी अपनी रासायनिक परिभाषाएं दी। जो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण, जिन पर हम आगे बात करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रसायन को अपनाया जाता है, रसायन को अपनाया जाता है। ये वाले पदार्थ जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अपक्रिया में भाग लेते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपचयन की क्रिया में भाग लेते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें धनायन को ग्रहण किया जाता है और उसमें ऋणायन को ग्रहण किया जाता है। इसमें नेगेटिव चार्ज को लेते आया जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को लेते आया जाता है। बिल्कुल व्युत्क्रम चलता है। तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, इन अपक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ पदार्थों को एक अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया। जिस हिसाब से रॉबर्ट ब्रायल ने केमिस्ट्री को साइंस के एक अलग शाखा के रूप में विभाजित किया, उसी हिसाब से रॉबर्ट ब्रायल ने ही पदार्थों को उनके स्वाद के अनुसार या उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपक्रियाओं के अनुसार कि इसमें कब हाइड्रोजन के पॉजिटिव त्यागा जाएगा या ग्रहण किया जाएगा, कब OH- ग्रहण किया जाएगा या त्यागा जाएगा, या इनके स्वाद के अनुसार ये खट्टे होते हैं या फिर मीठे होते हैं, तीखे होते हैं, जिस हिसाब से इनका स्वाद था उस हिसाब से इनको एक अलग कैटेगरी में विभाजित करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रायल को दिया जाता है। मतलब जो पदार्थ थे, अब पदार्थों को स्वाद के अनुसार रॉबर्ट ब्रायल ने एक अलग कैटेगरी में विभाजित किया। उन्होंने इसके अंतर्गत कुछ पदार्थों को रखा। उन्होंने देखा कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं उनको उन्होंने कहा अम्ल, अम्ल अम्ल एसिड बोला। जो पदार्थ स्वाद में बोले मीठे, उनको इन्होंने कड़वे हैं, उनको इन्होंने बेस या क्षार बोला। फिर आगे चल के कई साइंटिस्ट हुए, जिनमें से आरेनियस हुए, वास्टेड लॉरी हुए या लुइस हुए। इन्होंने अपनी अलग अलग धारणाएं दी। कुछ लोगों ने फिर आगे चलकर क्षार को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया कि भस्म क्या होगा या क्षारक क्या होगा। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील हैं भस्म कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं है क्षारक कहलाते हैं। इन सब पर आगे चलकर हम बात करेंगे। स्वाद के अनुसार रॉबर्ट ब्रायल ने पदार्थ को एक अलग कैटेगरी में विभाजित किया, जिसे हम एसिड या अम्ल, साथ साथ में बेस या क्षार के नाम से जानते हैं। क्षार को आगे चल के हम दो भागों में, एक भस्म और दूसरा क्षारक में विभाजित करेंगे। वो बात हम आगे करेंगे। जो पदार्थ के अनुसार, जब पदार्थों को स्वाद के अनुसार रॉबर्ट ब्रायल ने अलग रूप में विभाजित किया, तो उन दो रूपों को, एक को एसिड बोला, दूसरे को बेस बोला। एक को अम्ल और दूसरे को क्षार का। धीरे धीरे इन चीजों पर आगे शोध होते चले गए, आगे इन पर अध्ययन करते चले गए, और आगे चलकर बताया गया कि अम्ल H+ आयन जरूर किसी जलीय विलयन में घुलने पर देंगे, जबकि क्षार OH- आयन, ये जो होगा वो लाल लिटमस को, पेपर को नीला कर देगा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अलग अलग अवधारणाएं देते चलेंगे। इन सबको हम एक साथ देखेंगे। लेकिन पदार्थ को एक अलग शाखा या पदार्थों को स्वाद के अनुसार विभाजित करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रायल को दिया जाता है, जिन्होंने रसायन विज्ञान को साइंस के रूप में अलग विभाजित किया। साइंस से अलग विभाजित करके एक शाखा के रूप में रसायन विज्ञान को, या जिनका रसायन विज्ञान का जिन्हें जनक कहा जाता है, शाखा के रूप में रसायन विज्ञान को विभाजित किया, वो रॉबर्ट ब्रायल थे। और रॉबर्ट ब्रायल ने ही पदार्थों के भी स्वाद के अनुसार अम्ल और क्षार दो भागों में बांटा। ये अम्ल क्षार आगे चलकर यौगिक बनाएंगे और बनेगा लवण, जिसको हम साल्ट बोलते हैं। तो पहले आप देखो एसिड, बेस, अम्ल और क्षार, साधारण जो डिफिनीशन संभव है, जैसा कि हम देख के बता सकते हैं। अभी तक जितना हमें अम्ल के बारे में पता था या बेस के बारे में पता था, 9th 10th 6th 7th 8th में, ये क्लासों में हमने आराम से पढ़ रखा है अम्ल के बारे में। अम्ल जैसे हम सुनते तो हम तुरंत कहते थे अम्ल, क्षार। जो हमें साधारण परिभाषा पता थी, ये जो रॉबर्ट ब्रायल ने बताया था, वो ये बताया कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद
स्वाद की जब हम बात करेंगे तो स्वाद में ये खट्टे होंगे। ये एक साधारण सी परिभाषा है, कम से कम जो आदमी थोड़ा बहुत भी किसी स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ा हुआ है आराम से उसको पता होना चाहिए। कम से कम अगर कोई पूछ दे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, तो इतना तो पता हो कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे टार्ट्रिक है, नींबू है, संतरा है, तो ये सब एसिटिक एसिड है, इन सैट्रिक एसिड है, इन सब में कहीं ना कहीं एसिड अम्ल पाया जाता है। हर एक पदार्थ, जिस पदार्थ का हम सेवन करते हैं, जिस पदार्थ को हम खाते हैं, वो तो कैटेगरी में विभाजित किया जाएगा, या तो अम्ल या फिर क्षार, एसिड या फिर बेस। अब उनको चखने के आधार पर आगे चल के उनके स्वाद के अनुसार पीएच वैल्यू के स्केल के आधार पर, पीएच मान के आधार पर भी अलग अलग विभाजित किया गया। बताया गया कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा, और 7 और 7 दोनों के बीच में है तो उदासीन पदार्थ होंगे। आगे चल के पदार्थ को सिर्फ 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया जाता है, वो भी पीएच स्केल के अनुसार, उदासीन पदार्थ, अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ। लेकिन जब रॉबर्ट ब्रायल के सिद्धांतों को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पदार्थ जिन्हें हम चख सकते हैं, जिनका स्वाद ग्रहण कर सकते हैं, या स्वाद के अनुसार जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं, उन्हीं पदार्थों को तो आप पीएच स्केल के हिसाब से निर्धारित करोगे। और ऐसे पदार्थ जिनका हम स्वाद ही नहीं ग्रहण कर सकते, अगर आप किसी विस्फोटक की बात करोगे तो आप उसका क्या स्वाद निर्धारित करोगे? जब स्वाद ही नहीं आप उसका ग्रहण कर सकते तो आप उसका पीएच स्केल या एसिड और बेस, उसकी क्षारीयता या अम्लता को कैसे निर्धारित करोगे? तो इस बात के लिए जो ऐसे ही पदार्थ जिनका हम स्वाद चख सकते हैं, उनको ये अम्ल या क्षार की कैटेगरी में अलग अलग विभाजित करते हैं। तो अम्ल की जो साधारण सी परिभाषा, जो जितना पता होना चाहिए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये तो एक साधारण सी बात थी, ना तो प्रश्न पूछा गया आज तक ये, लेकिन इतना कम से कम पता होना चाहिए कि जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा पूछ देते हैं। बताओ अच्छा, जो चीजें खट्टी होती है उनको हम क्या कहते हैं? जो चीजें खट्टी होती हैं, जिनमें खट्टापन का स्वाद होता है, उनको हम अम्ल कहते हैं। जो कड़वी या तीखे होते हैं उनको हम बेस क्षार कहते हैं। ये सिर्फ इतनी जो आपको पता थी या नहीं थी, लेकिन जो अभी तक, अब जो इसके आगे पढ़ना है वो पढ़नी है जो रासायनिक परिभाषा होती है, रसायन के अनुसार। देखो, एसिड जितना पता था कोई बात नहीं, जो नहीं पता था वो अब पता कर लो। जो अम्ल होते हैं, आगे चल के इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी जाएंगी। आगे चल के इसमें आर्हेनियस देंगे, वास्टेंट लोरी देंगे, और साथ साथ में इसमें लुईस भी अपना एक अलग सिद्धांत देंगे। लुईस बताएंगे इसमें किस हिसाब से क्या होता है। जब हम आर्हेनियस बताएंगे इसमें कि H+ आयन देता है, ये OH- आयन देता है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन अम्ल और क्षार की एक जो बेसिक डिफिनेशन है पूरी कंप्लीट हो। पहला तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये साथ साथ में स्वाद में कड़वे होते हैं। साथ साथ में इसमें अनिवार्य घटक के रूप में हाइड्रोजन होता है, H+ आयन होता है। ध्यान रखना, H+ आयन अनिवार्य घटक के रूप में होता है। H+ आयन अनिवार्य घटक के रूप में होता है, जबकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन OH- अनिवार्य घटक के रूप में होता है। ये केमिस्ट्री की अपनी परिभाषा है। स्वाद के अनुसार हमने देख लिया कि ये खट्टे होंगे और ये तीखे होंगे या कड़वे होंगे। लेकिन आगे चल के जब हम इनको केमिस्ट्री की भाषा देखते हैं, रासायनिक परिभाषा के अनुसार हम लोग क्षार को उनमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर, मतलब जिनमें H+ आयन हाइड्रोजन आयन होगा तो वो अम्ल एसिड होंगे, जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन OH- होगा वो बेस या क्षार होंगे। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर होता है, कई जगह उसको छानने में भी प्रयोग किया जाता है, कई जगह अलग अलग केमिस्ट्री प्रयोगशाला में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो नीले लिटमस पेपर को जैसे अम्ल के संपर्क में आएगा, जैसे मान लीजिए नीला लिटमस पेपर है, जो लिटमस पेपर एक कागज आता है वो नीले कलर का है, आप जैसे उसको एसिड के संपर्क में लाएंगे, मान लीजिए उस पर आपने नींबू का रस छुआ दिया, तो वो नीला तुरंत लाल में परिवर्तित हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। कोई भी नीला लिटमस पेपर है, उस पर आप छिरका वगैरह जो होता है, छिरका उसको डाल दें तो उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। जबकि इधर उल्टा है, इधर जो रेड लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर है, वो नीले में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। अम्ल क्षार, स्वाद में खट्टे, स्वाद में तीखे या कड़वे। इसमें हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन OH- पाया जाता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, साथ साथ में ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये थी अम्ल और क्षार की परिभाषा, साधारण परिभाषा। इसके आधार पर आगे आगे जैसे अध्ययन होते चले जाते हैं, चाहे वो आर्हेनियस हो, इसके बाद में लुईस हुए, इन लोगों ने आगे चल के कुछ चीजें और
इसमें जोड़ दी, जैसे कि इसी में अम्ल और क्षारीय में देखेंगे कि इनकी पीएच स्केल के आधार पर भी अम्ल और क्षार को अलग से परिभाषित किया जाता है। अभी सिर्फ हम अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं। अम्ल क्षार में सिर्फ इतना समझना है कि अम्ल और क्षार में उनको किस किस कैटेगरी से विभाजित किया गया। आप जितनी भी किताबें उठाएंगे उसमें सब में अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई। किसी में अम्ल को जो बेसिक परिभाषा है, जो बेसिक डिफिनीशन है, स्वाद के अनुसार जो रॉबर्ट ब्रायल ने दिया उसके अनुसार बता देते हैं कि एसिड को हम स्वाद में देखते हैं तो खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में तीखे होते हैं। लेकिन जब हम आगे चलकर आर्हेनियस की डिफिनीशन हो या ब्रांस्टेंट लोरी हो या फिर आगे चलकर लुईस हो तो इनकी सब डिफिनीशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस रखते हैं, इन सब की बात करते हैं। लेकिन आगे जाके जब पीएच स्केल की बात आई तो पीएच स्केल के आधार पर सभी पदार्थों को एक अलग कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया। पीएच स्केल के आधार पर पीएच वैल्यू क्या होती है उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन ये पीएच स्केल थी तो पीएच स्केल में क्या कहा गया, पीएच स्केल में नंबरिंग की गई। पीएच स्केल में बताया गया कि अधिकतम 14 तक आप नंबरिंग कर सकते हो। पीएच स्केल में 1 से 14 तक की पूरी गिनती लिखी गई, पूरा जो नंबरिंग होती है उसको आराम से लिख लिया गया। उसमें 0 को मध्य में रखा गया, 0 से स्टार्टिंग ना करके 0 को मिड में रखा गया, जिससे कि पीएच स्केल को 2 भागों में विभाजित किया जा सके, एक को एसिड में और दूसरे को बेस में। यहां से स्पष्ट होगा कि ऐसे सभी पदार्थ जिनका पीएच मान हम कैसे निकालते हैं, हम बताएंगे 1/10 प्लस पी करके जो भी निकलता है उन सब पर हम बात करेंगे कि पीएच के किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। उनकी अपनी वैल्यू होती है, कुछ चीजों की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, कुछ की पहले निर्धारित होती है। जैसे कि अगर रक्त की बात करो तो रक्त का पीएच मान 7.6 होता है, पहले से निर्धारित है। कुछ चीजें हैं जिनको हमें याद भी करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जिनकी हमें पीएच वैल्यू निकालनी भी सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिड बेस की जब डिफिनीशन देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि किन किन परिभाषाओं या किन किन सिद्धांतों के आधार पर अम्ल और क्षार को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले साधारण परिभाषा देखी, उसके बाद लुईस हो, उनके अलावा जो जो वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेंट लोरी हो या आर्हेनियस हो, इन सबके सिद्धांत के आधार पर हमने एसिड और बेस की परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे पीएच वैल्यू के आधार पर। तो पीएच वैल्यू के आधार पर बताया गया कि ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम या 7 तक है वो सभी एसिड की कैटेगरी में रखे जाएंगे। लेकिन जिनका पीएच मान 7 से ऊपर, मतलब 7 से कम 6.9, 0 नहीं लिया गया, यहां सिर्फ 7 लिया गया था, और इधर 7.1, मतलब 7 जो होगा वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। यहां पर ना तो पदार्थ एसिडिटी व्यक्त करेगा, ना ही पदार्थ बेसिडिटी व्यक्त करेगा, ना अम्लता दिखाएगा ना क्षारीयता दिखाएगा। तो 6.9 अगर तो ये एसिडिटी और 7.6 ये बेसिडिटी क्षारीयता दिखाता है। मतलब कोई भी पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम और 1 से ज्यादा है, मान लीजिए X पदार्थ, तो ये सभी पदार्थ एसिड होंगे, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा। कुल मिला के 7 से कम होना चाहिए, 7 से पीछे जानी चाहिए। इधर 7 से ज्यादा, जबकि 14 से कम या बराबर, ये सभी बेस होंगे, ये सभी एसिड होंगे। पीएच स्केल के आधार पर बताया गया कि 7 से कम वाले सभी पदार्थ जिनकी पीएच मान या जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है वो सभी अम्ल की कैटेगरी में रखे जाएंगे। मतलब एसिडिटी की क्वालिटी दिखाएंगे, अम्लता के गुण दिखाएंगे। जबकि 7 से अधिक पीएच मान वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो सभी बेस क्षार की कैटेगरी में रखे जाएंगे या फिर बेसिडिटी क्वालिटी दिखाएंगे, क्षारीयता का गुण दिखाएंगे। तो इन सभी सिद्धांतों को हमने अलग अलग रूप से समझा। इसके बाद हमने कुल मिला के जो परिभाषा मिली, एसिड हो या बेस हो, उसको लिखना पड़ेगा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तीखे, H प्लस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, नीले लिटमस पेपर को लाल में, रेड को ब्लू में,
साथ साथ में 7 से ऊपर 14 से कम, पीएच मान इसका 7 से कम। 7 पर तो ये उदासीन हो जाएगा। एसिड खट्टे H+ आयन नीले लिटमस को रेड में, लाल में परिवर्तित करेंगे। पीएच मान 7 से कम, पीएच मान 7 से ऊपर, लाल से नीला, OH- तीखे एसिड। ये कुल मिला के अम्ल क्षार की एक साधारण परिभाषा थी जो रॉबर्ट ब्रायल ने पदार्थ को परिभाषित करने के लिए एक सिद्धांत के रूप में लिख दी। उन्होंने इतना सब, रॉबर्ट ब्रायल ने जब पदार्थ को अम्ल और क्षार के आधार पर परिभाषित किया तो उन्होंने सिर्फ इतनी परिभाषाएं दी। उन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, जो बेस होते हैं वो तीखे होते हैं। अम्ल होते हैं जो H+ आयन रखते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन रखते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, जबकि क्षार लाल को नीले में परिवर्तित करते हैं। पीएच मान 7 से कम होगा, इसका पीएच मान 7 से ऊपर या 14 से कम होगा। 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, पदार्थ ना तो उदासीन होगा, ना ही पदार्थ ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। लेकिन आगे चल के कई साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपने अलग अलग, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो ये सिद्धांत रॉबर्ट ब्रायल ने लिखे थे, ये कहीं ना कहीं, जैसे कि ये सिद्धांत जो था आर्हेनियस का, आर्हेनियस से उन्होंने चुरा लिया, उनके सिद्धांत को सम्मिलित किया। तो अलग अलग सिद्धांत कुछ इससे संबंधित और भी हैं, उन सिद्धांतों पर भी बात करनी पड़ेगी। जैसे कि पहला था आर्हेनियस, या इसी में लिखा हो, ये 3 साइंटिस्ट हुए, इनमें कई बार पूछा गया। आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेन, लोरी और लुईस। पूछा गया कि अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा में सर्वाधिक किनका योगदान है। तो अम्ल क्षार की जो आधुनिक डिफिनीशन है, जो मॉडर्न डिफिनीशन है, उसमें आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेन, लोरी और लुईस, इन तीनों का सर्वाधिक योगदान। जो आर्हेनियस थे, इन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, वो सभी एसिड के अंतर्गत आएंगे। जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलने पर OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो सभी बेस या क्षार के अंतर्गत आएंगे। और जो पदार्थ, ब्रॉन्स्टेन, लोरी ने बताया कि जो पदार्थ प्रोटॉन त्यागते हैं वो क्षार, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो सभी एसिड के अंतर्गत आएंगे। मतलब जो मॉडर्न डिफिनीशन है एसिड या बेस की, अम्ल या क्षार की, उसमें से सबसे ज्यादा योगदान आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेन, लोरी और लुईस का है। आर्हेनियस ने बताया कि जब कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में घोला जाता है तो वो H+ आयन देता है। अगर वो H+ आयन देता है तो एसिड की कैटेगरी में आएगा, और यदि OH- आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो बेस के अंतर्गत आएगा। और ब्रॉन्स्टेन, लोरी ने बताया कि अगर कोई पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वो अम्ल के अंतर्गत आएगा। ये अपनी अलग अलग परिभाषाएं थी। इन्होंने जो परिभाषा दी वो हाइड्रोक्सिल आयन और H+ आयन के आधार पर दी। इन्होंने अपनी परिभाषा प्रोटॉन के आधार पर दी कि जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो एसिड के अंतर्गत, जो प्रोटॉन त्यागेंगे वो बेस के अंतर्गत। लुईस ने बताया कि जो लोन पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं उनमें कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि हमने संयोजकता पढ़ी, अगर हम संयोजकता पढ़ते हैं तो संयोजकता में देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का, मान लीजिए पी कक्षक है, पी में 3 कक्षक होती है, 3 कक्षकों में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो लुईस ने बताया कि जो अम्ल होंगे, वैसे ये तत्व के लिए था, जो इसी में इन्होंने बताया कि जो तत्व, जो पदार्थ होगा जो अम्ल के अंतर्गत आएगा, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा, मतलब उनकी संयोजकता 0 होगी। संयोजकता जो है वो 0 होगी। अगर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जोड़ा नहीं बनाते हैं और अयुग्मित रूप में पाए जाते हैं, तो वो लोन पेयर अगर उनमें पाए जाते हैं तो वो बेस के अंतर्गत आएंगे। मतलब लुईस ने जो डिफिनीशन दी एसिड और बेस की, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या उनकी संयोजकता या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दी। उन्होंने बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेंगे, लेकिन भरने के बाद अगर उनकी पुनरावृत्ति चालू हो जाती है और वो पूरे भरे हुए हैं तो ऐसे सभी पदार्थों को हम एसिड के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन यदि उनकी पुनरावृत्ति करने पर उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली अकेला सिंगल रह जाता है और उनमें अयुग्मन होता है तो वो बेस के अंतर्गत रखे जाएंगे। ये अम्ल क्षार की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी उनके आधार पर उनकी डिफिनीशन आर्हेनियस ने जो दी, ब्रॉन्स्टेन, लोरी ने दी, लुईस तथा उसके साथ साथ जो
डाल्टन थे या ब्रायल थे, रॉबर्ट ब्रायल के द्वारा जो एसिड बेस की डिफिनेशन अलग से दी गई, उन सब पर हमने बात की। अगली क्लास में हम अम्ल, क्षार, लवण जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं उन सब पर बात करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें और लाइक करें।